कहानी की शुरुआत एक आदमी के गिरने से होती है। गिरते गिरते उसे अपना दर्द भरा बचपन याद आता है, जहां वह अकेले एक अनाथालय में पला बढ़ा था। उसने जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत मेहनत की और अपना पूरा जीवन न्याय के लिए समर्पित कर दिया। लेकिन सब कुछ उसकी उम्मीद के अनुसार नहीं हुआ। सच्चाई बहुत कड़वी थी। कुछ दस्तावेज सामने आए जिन्होंने उसकी सोच को तोड़ दिया। इसी वजह से उसकी अपने बॉस से जोरदार बहस हो गई। उसका बॉस उस पर चिल्लाया और उसे पागल कहा, क्योंकि वह सिस्टम के खिलाफ जाना चाहता था। फिर उसका बॉस पास आकर सख्त आवाज में बोला, ध्यान से सुनो। उसने उसे उसके पूरे नाम से पुकारा, अभियोजक सियो जन गयोंग। बुजुर्ग अफसर ने पूछा, तुम्हारी सैलरी किसके टैक्स से आती है? आम लोगों से नहीं। उसका मतलब साफ था कि ताकतवर लोग ही सब कुछ चलाते हैं। फिर उसने कहा, कुत्ता भी उस हाथ को नहीं काटता जो उसे खाना देता है। इस केस को यहीं दबा दो। यह सुनकर सियो जन ग्योंग ने मुट्ठी कस ली और कहा, अगर कोई ज्यादा टैक्स देता है तो क्या उसे अपराध करने का हक मिल जाता है? वह आगे बोला, ऐसा कानून किसने बनाया? मैं उस आदमी को भी जेल में डालूंगा। इस पर उसके बॉस ने मजाकिया मुस्कान के साथ कहा, तुम बहुत घमंडी बच्चे हो, तुम्हें अपनी औकात नहीं पता। फिर दृश्य वापस वर्तमान में आता है। सियो जन गयोंग पानी में गिर रहा होता है और उसके बॉस की आवाज गूंजती है, कोई ऐसा काम मत करना जिसका तुम्हें बाद में पछतावा हो। उसी समय बारिश में कुछ नकाबपोश लोग सामने आते हैं। इससे साफ हो जाता है कि इन्हीं लोगों ने उसे वहां फेंका था। पानी के अंदर डूबते हुए हमारा नायक सोचता है कि उसकी जिंदगी में सच में एक पछतावा है, और वह पछतावा यह है कि वह इस गंदी दुनिया को छोड़ रहा है बिना अपने बॉस जैसे नीच लोगों को सजा दिलाए। जमीन पर खून से लथपथ पड़ा हुआ सियो जन जांग सोचता है, क्या मेरी कहानी का अंत ऐसे ही बेकार और बेमतलब होगा? जैसे जैसे उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है, उसके दिमाग में बस यही बात आती है कि अगर मुझे थोड़ा और समय मिल जाता तो सब कुछ बदल सकता था। अचानक उसके दिमाग में एक तेज रोशनी चमकती है। उसे दिखता है कि पैरामेडिक्स भागते हुए आ रहे हैं और उसकी मदद कर रहे हैं। जब उसे होश आता है तो वह सबसे पहले एक सफेद छत और एक आईवी बोतल देखता है। वह अपनी ही हाथ को देखता है जिसमें आईवी लगी होती है। वह सोचता है, क्या मैं सच में अस्पताल में हूं? फिर वह झटके से बिस्तर पर बैठ जाता है, हैरान होकर सोचता है कि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी मैं जिंदा कैसे बच गया। तभी उसके चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान आ जाती है और वह हंसने लगता है। उसे समझ आ जाता है कि उसे जिंदगी में दूसरी बार मौका मिला है। अब उसके पास वो समय है जिसकी उसे जरूरत थी, अपने दुश्मनों का पीछा करने के लिए, भले ही उन्होंने उसे अपराधी साबित करने की साजिश ही क्यों न रची हो। यह बात कि वह अभी जिंदा है उनके लिए सबसे बड़ा डर बनने वाली थी। इसलिए वह उठ खड़ा होता है और वहां से निकलने का पक्का फैसला करता है। समय बर्बाद करने का कोई मौका नहीं था, इसलिए वह सीधे बाथरूम की तरफ जाता है, क्योंकि उसे जितनी जल्दी हो सके उस अस्पताल से भागना था। लेकिन जैसे ही वह आईने में देखता है, वह अपने चेहरे को छूता है और उसे कुछ बहुत अजीब महसूस होता है। उसे ऐसा लगता है जैसे यह उसका अपना चेहरा ही नहीं है। उसी पल सियो जून जांग आईने में बिल्कुल अलग चेहरा देखकर घबरा जाता है और जोर से चीख पड़ता है। हालात और भी खराब हो जाते हैं जब उसे एहसास होता है कि उसकी आवाज भी बदल चुकी है। ये सब उसे और ज्यादा उलझन में डाल देता है। घबराकर वह खुद को थप्पड़ मारने लगता है, ये सोचकर कि यह सब एक बहुत अजीब सपना है। लेकिन थप्पड़ों से होने वाला दर्द उसे जमीन पर गिरा देता है। अब वह सोचने लगता है कि कोई सपना इतना असली और दर्दनाक कैसे हो सकता है। सियो जून जांग सोचता है कि उसे जल्दी से जाग जाना चाहिए, क्योंकि कहीं उसका असली शरीर कहीं और खत्म न हो रहा हो। जब उसे समझ आता है कि खुद को मारने से वह जाग नहीं रहा है, तो वह तय करता है कि इस सपने से बाहर निकलने का अब सिर्फ एक ही तरीका है। वह खिड़की की तरफ दौड़ता है और एक बहुत ही खतरनाक कदम उठाने की सोचता है। लेकिन तभी कमरे का दरवाजा खुलता है और एक खुशहाल पति पत्नी अंदर आते हैं। वे उसे सियो जिन कहकर बुलाते हैं। उनकी खुशी उसी पल गायब हो जाती है जब वे देखते हैं कि लड़का अस्पताल की इमारत से कूदने वाला है। यह नजारा देखकर दोनों पूरी तरह हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं कि वह कौन है, क्योंकि उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता। उसी पल वह अभियोजक समझ जाता है कि उसके साथ कुछ ऐसा हुआ है जो नामुमकिन है और हर तर्क के खिलाफ है,
और ज्यादा उलझन से बचने के लिए वह यह नाटक करता है कि उसकी याददाश्त चली गई है। वह अब किम सियो जिनकी पहचान अपना लेता है। डॉक्टर के कमरे में वह महिला पूछती है कि उसके बेटे ने कूदने की कोशिश क्यों की। डॉक्टर कहता है कि यह सदमे की वजह से हुआ एक अस्थायी असर है। सियो जून जांग सोचता है कि शुरुआत में इस हालात को समझना और स्वीकार करना बहुत मुश्किल था। वह बार बार चिल्लाता था कि वह किम सियो जिन नहीं है। इस वजह से वे लोग उसे एक ओझा तांत्रिक के पास ले गए। वहां पहुंचते ही उस औरत ने उसे देखा और अजीब सी मुस्कान के साथ कहा कि उसके अंदर एक मरा हुआ आदमी है। यह सुनकर लड़के की मां घबरा जाती है और हमारा नायक भी हैरान रह जाता है क्योंकि ओझा की बात सही लग रही थी। लेकिन जल्दी ही वह ओझा खुद ही पकड़ी जाती है जब वह कहती है कि अंदर एक औरत की आत्मा है और उसे झाड़ फूंक की जरूरत है। दूसरे के शरीर में दोबारा जन्म लेने की सारी परेशानी के बाद वह धीरे धीरे इस सच को स्वीकार करने लगता है। 3 हफ्ते बीत जाते हैं और हमारा नायक आखिरकार अपनी नई जिंदगी और नए शरीर के साथ ढल जाता है। एक दिन टीवी देखते समय अचानक एक खास खबर उसकी नजर स्क्रीन पर पड़ती है। रिपोर्ट में पुष्टि हो गई कि अभियोजक सियो जन जांग की मौत हो चुकी है। यह बात हमारे मुख्य किरदार को माननी पड़ती है कि वह सच में अब इस दुनिया में नहीं रहा। अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। उसे किम सियो जिन के रूप में अपनी नई जिंदगी जीनी होगी। जब वह रसोई में पहुंचता है तो देखता है कि नाश्ते की मेज पर पूरा खाना लगा हुआ है। थोड़ी देर बाद वह मेज पर बैठता है और अपने नए पिता को गुड मॉर्निंग कहता है। उसके पिता भी उसे जवाब देते हैं। अपनी पिछली जिंदगी में वह एक अकेला अनाथ था, लेकिन अब उसके पास एक असली परिवार है। उसके नए पिता का नाम किम जून मैन है। सच कहें तो वह वैसा इंसान है जिससे अभियोजक अपनी पिछली जिंदगी में सबसे ज्यादा नफरत करता था। किम जून मैन एक बड़ी निर्माण कंपनी का सीईओ है। वह एक भ्रष्ट आदमी है और बिना डर के अभियोजकों को रिश्वत देता है। फिर भी वह अपने परिवार का बहुत ध्यान रखता है। यह देखकर हमारा किरदार सोचता है कि शायद वह इतना बुरा इंसान नहीं है। उसी समय उसकी नई मां ओमी जंग कमरे में आती है। वह अपने पति की शराब की बदबूदार सांस के बारे में शिकायत करती है। वह बहुत शाही अंदाज की महिला है। उसने जिंदगी में कभी बर्तन नहीं धोए और उसे लगता है कि फ्रांस की हर चीज सबसे अच्छी होती है। इसके बाद उसका छोटा भाई किम जिन यंग भी मेज पर आ जाता है। वह एक बड़ा शेफ बनने का सपना देखता है। हमारे किरदार को अब भी अजीब लग रहा है कि उसके 3 नए परिवार वाले हैं, लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि वह अब किसी और के शरीर में है। संयोग से इस नई जिंदगी में भी वह एक अभियोजक है, लेकिन अभी सिर्फ ट्रेनिंग पर है। वह एक इमारत की 5वीं मंजिल से गिर गया था। उसे याद नहीं कि यह हादसा कैसे हुआ। उसे लगता है कि शायद यह भगवान की कोई शरारत थी कि वह बिना किसी याददाश्त के किम सियो जिनके शरीर में जाग गया। यह रहा आपका पूरा पैराग्राफ, सरल और आसान हिंदी में, बिना कुछ छोड़े या छोटा किए। चाहे यह भगवान का मजाक हो या कुछ और, उसे एक दूसरा मौका मिला है और वह इसे पिछली बार की तरह बेकार नहीं जाने देगा। सूप में अपनी परछाई देखकर हमारा नायक सोचता है कि अगर वह अपने पास मौजूद सभी साधनों का सही इस्तेमाल करे तो वह जो चाहता है उसे पा सकता है। इस तरह वह मुख्य अभियोजक किम योंग जून से अपना बदला ले सकता है, जो उसकी बर्बादी का जिम्मेदार था। कुछ देर बाद उसके पिता पूछते हैं कि क्या वह अगले दिन फिर से काम पर जाएगा। युवक सिर हिलाकर हां कह देता है। किम जून मैन पूछते हैं कि क्या उसे और आराम की जरूरत नहीं है, लेकिन नायक कहता है कि उसे खोए हुए समय की भरपाई के लिए काम करना जरूरी है। इसके बाद पिता सुझाव देते हैं कि जाने से पहले उनके चाचा को खाने पर बुलाया जाए। ये सुनकर दोनों भाई हैरान हो जाते हैं। उनकी प्रतिक्रिया देखकर भी किम जून मैन इसे नजरअंदाज करते हैं और अपने छोटे बेटे जिन यांग को बात करने के लिए बुलाते हैं। पिता उससे कहते हैं कि शहर गंगवानडू लौटने से पहले अपने बड़े भाई को अलविदा कह दे। निजी तौर पर जिन यंग बताता है कि उसने अपने चाचा के साथ डिनर से बचने के लिए कोई और बहाना बना लिया था और इसके लिए उसे डांट भी पड़ी। उसे अपने भाई की याददाश्त खोने वाली बीमारी याद आती है और वह कहता है कि अब वह खुद देखेगा कि उनका चाचा कितना बुरा और सहन न करने वाला है। वह आदमी खुद को जैसे दुनिया का राजा समझता है।
जिन यंग आगे शिकायत करता है कि उनका चाचा उन्हें नीची नजर से देखता है, लेकिन जब भी पैसे की जरूरत होती है तो उन्हीं से मांगता है। यह बात हमारे मुख्य किरदार की जिज्ञासा बढ़ा देती है। सुजन जांग सोचता है कि वह जल्दी ही जान जाएगा कि यह चाचा असल में कैसा इंसान है। दृश्य बदलकर एक बहुत ही शानदार और महंगे घर में जाता है। वह अपने कमरे में बैठकर किताब पढ़ रहा होता है। तभी कोई आकर बताता है कि उसके चाचा मिलने आए हैं। यह सुनकर हमारा नायक किताब बंद करता है और सोचता है कि अब वह उस रिश्तेदार का चेहरा देखेगा जिसके बारे में इतना कुछ सुना है। सीढ़ियों से नीचे जाते हुए वह सोचता है कि कहीं उसका चाचा उसके पुराने बॉस जितना बुरा तो नहीं होगा। तभी वह सामने खड़े एक आदमी से आमने सामने टकरा जाता है। उसे ऐसा लगता है जैसे किसी ने जोरदार झटका दे दिया हो। वह पूरी तरह से जड़ हो जाता है। वह आदमी बस हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाता है, वही चालाक और तंज भरी मुस्कान जिसे वह पहले से अच्छी तरह जानता था। उस युवक की आंखों में अपने सबसे बड़े दुश्मन की तस्वीर उभर आती है और उसके जीवन की सबसे बुरी यादें फिर से ताजा हो जाती हैं। किम योंग जुन की वह याद, जब उसने ताने भरी नजरों से उसे धमकाया था, अचानक उसके दिमाग में वापस आ जाती है। इससे उसके सारे शक पक्के हो जाते हैं। चेहरे पर नकली मुस्कान लिए चाचा उससे पूछते हैं कि क्या वह ठीक महसूस कर रहा है, बिल्कुल एक फिक्र करने वाले रिश्तेदार की तरह व्यवहार करते हुए। हमारा मुख्य किरदार अंदर से पूरी तरह हिल जाता है, क्योंकि जिस घटिया इंसान ने उसकी जिंदगी बर्बाद की थी, वही अब उस शरीर का चाचा निकला जिसमें वह इस समय मौजूद है। डिनर के दौरान किम योंग जुन दिखावा करता है कि जब उसे अपार्टमेंट में हुए हादसे की खबर मिली तो वह बहुत परेशान हो गया था। वह यह नाटक जारी रखते हुए कहता है कि अपने भतीजे को इतनी जल्दी ठीक होते देखकर उसे बहुत खुशी हो रही है। तभी पिता बताते हैं कि उनके बेटे की याददाश्त चली गई है। यह सुनकर चाचा इस बात में गहरी दिलचस्पी दिखाते हैं। किम योंग जुन पूछता है कि क्या वह इस हालत में काम संभाल पाएगा। यह सुनकर हमारे नायक का खून खौलने लगता है, लेकिन अभी के लिए वह खुद को रोक लेता है और जबरदस्ती मुस्कान के साथ जवाब देता है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। सुजन जांग सोचता है कि उसकी सिर्फ निजी यादें गई हैं, बाकी सब कुछ ठीक है, जो उसके बदले को पूरा करने के लिए काफी है। इसके बाद चाचा अपनी ताकत का इस्तेमाल करके अपने भतीजे को सू में लाने का प्रस्ताव रखते हैं। यह सुनकर पिता बहुत खुश हो जाते हैं। कैमरा एक स्टेक को काटते हुए दिखाता है। हवा में फैला तनाव और दबा हुआ गुस्सा साफ महसूस होता है। कांटे पर मांस का टुकड़ा लिए हुए माहौल बेहद भारी हो जाता है। किम योंग जुन उससे पूछता है कि इस प्रस्ताव के बारे में उसकी क्या राय है, जिससे वह अचानक दबाव में आ जाता है। सुजुन जोंग बाहर से कहता है कि उसे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर वह कसम खाता है कि वह दोबारा उस आदमी का शिकार कभी नहीं बनेगा। चाकू पर हाथ रखते हुए किम योंग जुन अचानक बात बदल देता है, जैसे उसके मन में कोई सवाल आ गया हो। वह अपने भतीजे से पूछता है कि क्या उसे सच में हादसे के बारे में कुछ भी याद नहीं है। हमारा नायक तुरंत मना कर देता है और कहता है कि उसे कुछ भी याद नहीं। यह सुनकर चाचा के चेहरे पर संतुष्ट मुस्कान आ जाती है, जैसे भतीजे की याददाश्त खोना उनके काम आ गया हो। अगले दिन का दृश्य दिखाया जाता है। हमारा नायक दोबारा काम पर जाने के लिए अपना सामान पैक कर रहा होता है। हाथ में एक डिब्बा उठाए हुए उसे डिनर के समय चाचा की दी हुई अजीब सी मुस्कान याद आती है। वह सोचता है कि क्या वह सिर्फ उसका वहम था या उस नजर के पीछे कोई गहरा और खतरनाक मतलब छिपा था। तभी एक आवाज उसे टोकती है और पूछती है कि क्या उसने यात्रा के लिए पैकिंग पूरी कर ली है। वह आवाज किम यान वॉन की थी, जो किम योंग जुन का बेटा था। अजीब बात यह थी कि वह भी एक सरकारी वकील यानी प्रोसिक्यूटर था। बॉक्स हाथ में लिए हुए हमारा नायक कहता है कि वह कुछ भूल गया है और लिविंग रूम से गुजरते हुए आगे बढ़ता है। तभी उसका कजिन उसे रोक लेता है और एक फाइल उठा लेता है। वह पूछता है कि क्या यह उन्हीं केसों में से एक है जिस पर वह काम कर रहा है। हालात ऐसे बन जाते हैं कि किम युन वॉन फाइल खोल देता है और घमंडी मुस्कान के साथ पढ़ने लगता है। यह देखकर सियोजन जांग काफी घबरा जाता है। कजिन केस की सारी जानकारी पढ़ने लगता है और खुद को बड़ा समझदार दिखाते हुए कहता है कि वह सब कुछ समझा सकता है। हमारा नायक उसकी मदद लेने से मना कर देता है।
लेकिन किम यान वॉन जिद करता है और कहता है कि इस केस की असली समस्या सबूतों की कमी है। जब कजिन अपनी अकड़ दिखा रहा होता है, तभी चाचा दूर से यह सब देख रहा होता है और मन ही मन हंसता है। उसे यह सब बहुत बचकाना लगता है कि उसका बेटा उसे कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है। किम योंग जून एक घूंट वाइन लेता है और कहता है कि वक्त के साथ उसका भतीजा सब कुछ सीख जाएगा। लेकिन हमारा नायक गहराई से सोचने लगता है। उसे लगता है कि अगर इस केस को सिर्फ मारपीट का मामला मानकर चलेंगे तो जीतना बहुत मुश्किल होगा। यह सुनकर किम यान वॉन उसे ताने भरी नजरों से देखता है और पूछता है कि उसे इतने जटिल केस के बारे में आखिर क्या पता होगा। इस पर सुजन जियांग पलटकर जवाब देता है कि सिर्फ शराब पीने के आधार पर यह साबित करना बहुत मुश्किल है कि पीड़िता खुद को संभाल नहीं पा रही थी। हालात को और भी बिगाड़ने वाली बात यह थी कि वे दोनों पहले कई बार मिल चुके थे और उनके बीच रोमांटिक मैसेज भी हुए थे। कजिन घमंडी मुस्कान के साथ कहता है कि यही बात बचाव पक्ष यानी डिफेंस अपनी दलील में इस्तेमाल करेगा। लेकिन तभी हमारे नायक के चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान आ जाती है, क्योंकि उसके दिमाग में पहले से ही एक दूसरा रास्ता था। वह बताता है कि अगर वह इस केस को संभाल रहा होता तो वह दंड संहिता की धारा 302 का इस्तेमाल करके उस आदमी को दूसरे तरीके से फंसा देता। फिर वह समझाता है कि उस आदमी ने लड़की को धोखा दिया था और गंभीर रिश्ते का झूठा वादा करके उसे अपने जाल में फंसाया था। सिर्फ यही बात उसे सजा दिलाने के लिए काफी है। हमारा नायक सवाल करता है कि जब आसान रास्ता मौजूद है तो बेवजह मुश्किल रास्ता क्यों चुना जाए। पीछे से किम योंग जून ये सब देख रहा होता है। उसके चेहरे पर हैरानी साफ दिखती है और वह इस अचानक बदले हालात से काफी प्रभावित नजर आता है। तभी पिता बीच में बोलते हैं और कहते हैं कि दोनों की बातें सही हैं, क्योंकि कानून को अलग अलग तरीकों से समझा और इस्तेमाल किया जा सकता है। यह सुनकर किम योंग जुन अपना गिलास मेज पर रखता है और कहता है कि अब उन्हें निकलना चाहिए, क्योंकि काफी देर हो चुकी है। पिता और मां एक दूसरे की ओर राहत भरी नजरों से देखते हैं, खुश होते हैं कि परिवार के भीतर सब कुछ ठीक से खत्म हो गया। अगले दिन रास्ते में पिता सियोजन जांग को फोन करते हैं। वह हंसते हुए कहते हैं कि उन्होंने अपने चाचा को कभी इतना घबराया हुआ नहीं देखा। कार में बैठा हमारा नायक मुस्कुराता है और फोन बंद करता है। पिता उसकी बहुत तारीफ कर रहे थे, लेकिन जब वह रियर व्यू मिरर में खुद को देखता है तो उसे उस शरीर के असली मालिक के लिए थोड़ा बुरा महसूस होता है। कुछ ही देर बाद वह अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है, जो कि गैंगविन जिले का अभियोजक कार्यालय था। इमारत के अंदर कदम रखते हुए सुजन जियांग सोचता है कि उसे ऐसी ही जगह की उम्मीद थी। वहां का माहौल उसकी सोच से भी ज्यादा उदास था। हर किसी के चेहरे पर हार और थकान साफ नजर आ रही थी। दरअसल इस जगह को डोंग नाम निर्वासन कहा जाता था, जहां उन अभियोजकों को भेजा जाता था जो अपने केस हार चुके होते थे। इसके बाद वह कमरे नंबर 285 की ओर बढ़ता है, जो अभियोजक लियोंग सू का कमरा था। ऑफिस में कदम रखते ही हमारे नायक को याद आता है कि यहीं किमियो जिन अपना इंटर्नशिप कर रहा था। चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ सियो जुन जांग सोचता है कि अपनी पुरानी नौकरी में वापस आना वाकई अच्छा लग रहा है। अचानक एक आवाज उसे टोकती है और पूछती है कि वह दरवाजे के सामने बेवकूफों की तरह क्यों खड़ा है। लियोंग सू कहता है कि अब जब वह छुट्टी से वापस आ गया है तो बेहतर होगा कि वह किसी भी तरह से उसे शर्मिंदा ना करे। यह कहते हुए वह जोर से फाइलों का एक ढेर मेज पर पटक देता है, जिससे तेज आवाज होती है। हमारा नायक कागज उठाता है और इस जगह पर मिलने वाले अपने पहले केस की जानकारी सुनने के लिए तैयार हो जाता है। यह केस एक 40 साल की महिला से जुड़ा था, जो घर लौटते समय एक सड़क हादसे का शिकार हो गई थी। लियोंग सू पूछता है कि क्या वह 3 हफ्ते बस यूं ही पड़ा रहा था, और उससे केस का सार बताने को कहता है। सू जन जियांग बताता है कि ड्राइवर पर आरोप लगाए गए हैं, लेकिन उसका कहना है कि यह एक ऐसा हादसा था जिसे टाला नहीं जा सकता था। इस पर लियोंग सू कहता है कि उन्हें साबित करना होगा कि यह हादसा टालने लायक था, और वह सजा के बारे में पूछता है। हमारा नायक जवाब देता है कि अगर समझौते के तहत मामला निपटाया जाए तो 1 साल की जेल और 2 साल की निगरानी सजा हो सकती है। यह सुनकर बुजुर्ग अभियोजक गुस्से में आ जाता है और पूछता है कि क्या उसने 3 हफ्ते अपने चाचा से निजी ट्रेनिंग ली है। इसके बावजूद लियोंग सू के मन में यह बात आती है कि वह इस नए लड़के को पसंद नहीं करता, लेकिन उसमें कोई साफ कमी भी नहीं निकाल पा रहा है।
इसलिए वह पूछता है कि क्या वह हादसे वाली जगह पर गया था। हमारा नायक तुरंत मना कर देता है। यह सुनते ही उसका बॉस भड़क जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि एक नए अभियोजक को सबसे पहले अपराध स्थल पर जाना चाहिए। वह उंगली से सड़क की ओर इशारा करते हुए सियोजन जोंग को तुरंत वहां जाने का आदेश देता है। कोई बहाना नहीं। बाहर आकर हमारा नायक सोचता है कि उसे काम शुरू करने के सिर्फ 1 घंटे बाद ही अपराध स्थल पर भेज दिया गया, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है क्योंकि वह पहले से ही असली काम करने के लिए तैयार था। वह रास्ते में केस का विश्लेषण करने लगता है और उसे याद आता है कि हादसे की जगह सड़क का किनारा था जहां एक बहुत तेज मोड़ था। सड़क को देखते हुए सुजन जोंग सोचता है कि कोई ड्राइवर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उस मोड़ को कैसे ले सकता है। वह सड़क पर झुककर बैठ जाता है और सोचता है कि सामान्य तौर पर तो इंसान रफ्तार कम करता। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी किसी चीज पर जाती है। उसकी आंखें चमक उठती हैं जब वह मलबे का एक टुकड़ा उठाता है और समझ जाता है कि यह एक अहम सुराग हो सकता है। उसके हाथ में कार के साइड मिरर का एक टुकड़ा था जो इस केस को सुलझाने में जरूर मदद करेगा। अचानक उसे एक अजीब सा दृश्य दिखाई देता है। वह एक महिला को मदद के लिए गिड़गिड़ाते हुए देखता है। उस दृश्य में एक आदमी कहता है कि यह कोई गुजारिश नहीं बल्कि 20 करोड़ की डील है, लेकिन कार में बैठा आदमी संतुष्ट नहीं होता और रकम बढ़ाकर 30 करोड़ कर देता है। महिला उस सौदे को मान लेती है और आदमी आसान पैसे मिलने पर खुश होता है। तभी वह दृश्य अचानक गायब हो जाता है और हमारा नायक वहीं खड़ा सोचता रह जाता है कि यह सब क्या था। उसे समझ आ जाता है कि उसके दोबारा जन्म लेने के बाद कुछ खास चीजों को छूने पर वह उनका बीता हुआ सच देख सकता है। हाथ में साइड मिरर का टुकड़ा पकड़े हुए वह सोचने लगता है कि जो अजीब दृश्य उसने देखा था, क्या उसका इस केस से कोई संबंध है। उसके दिमाग में एहसान और 30 करोड़ जैसे शब्द बार बार गूंजते हैं, जिससे उसकी जिज्ञासा और बढ़ जाती है। इन हालात को देखते हुए उसे शक होने लगता है कि यह कोई साधारण कार एक्सीडेंट नहीं था। जमीन पर झुका हुआ वह सोचता है कि क्या उसे और भी बीती हुई यादें दिख सकती हैं, लेकिन वह जानता है कि वह जबरदस्ती ऐसा नहीं कर सकता। तभी अचानक कोई उसका नाम पुकारता है, किमियो जिन। यह आवाज उसके साथी शिन जांग सन और ली सो ही की थी। वे उससे पूछते हैं कि वह वहां बिल्कुल अकेले क्या कर रहा है। घबराई हुई मुस्कान के साथ हमारा नायक मिरर के टुकड़े को छिपा लेता है ताकि किसी को शक न हो। वह कहता है कि वह बस जगह को देख रहा था और मन ही मन सोचता है कि अब उसे दूसरों के सामने और ज्यादा सावधान रहना होगा। शिन जांग सन उससे पूछता है कि उसे चोट कहां लगी थी, क्योंकि युनवान तक को हादसे की पूरी जानकारी नहीं है। इस पर ली सो ही जवाब देता है कि उसे यहां वहां हल्की फुल्की चोटें आई थीं, लेकिन वह घटना के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताता। इसके बाद शिनजांग सन शिकायत करता है कि उन्हें ऑफिस से बाहर कर दिया गया है क्योंकि उस शाखा में मौजूद हर कोई उनसे नफरत करता है। हमारा नायक समझ जाता है कि जिन अभियोजकों को यहां सजा की तरह भेजा गया है, उनके लिए वह जैसा अमीर और नया अभियोजक सच में बहुत खलने वाला होगा। उसका साथी फिर कहता है कि चलो इसे जल्दी निपटा लेते हैं, क्योंकि उसने सुना है कि यह बस एक साधारण ट्रैफिक एक्सीडेंट है। सुजनजांग दोनों से कहता है कि वे पास के किसी कैफे में इंतजार करें, लेकिन शिनजांग सन पूछता है कि वे यहां से सीधे क्यों नहीं चले जाते। गंभीर चेहरे के साथ हमारा नायक जवाब देता है कि उसे अभी कुछ चीजें जांचनी हैं और वह इतनी जल्दी यहां से नहीं जाने वाला। यह सुनकर उसका साथी चिढ़ जाता है और सख्ती से उसका कंधा पकड़ लेता है। शिनजांग सन पूछता है कि उसे क्या हो गया है और वह अचानक इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रहा है। पीछे खड़ी ली सोही यह सब चिंता भरी नजरों से देख रही होती है, समझ नहीं पा रही कि इस स्थिति पर कैसे प्रतिक्रिया दे। लेकिन हमारा नायक बस ताने भरी हंसी हंसता है। उसे अपने साथी का रवैया बेहद घटिया और दयनीय लगता है। वह उसके हाथ को अपने कंधे से हटा देता है और कहता है कि यह केस उसी का है और अगर उसे दिलचस्पी नहीं है तो वह पहले जा सकता है। शिनजांग यह सुनकर हैरान रह जाता है और पूछता है कि क्या वह अपनी नौकरी दांव पर लगाकर आखिरकार होश में आना चाहता है। साथी अपनी बात जारी रखते हुए कहता है कि दूसरी तरफ का वकील उसके पिता का दोस्त है और वह पहले उसी से मदद की भीख मांगता था।